मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोग काव्य के गुण के बारे में देख चुके हैं। काव्य के गुण हमने आपको बताया कि मुख्य रूप से यदि हम देखते हैं कई विद्वानों के अनुसार अलग अलग हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग काव्य गुण देख चुके हैं, तो हमको लगता है कि आज हमको काव्य का दोष देखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर काव्य दोष की अगर हम बात करें तो काव्य दोष के अनेक अनेक प्रकार से विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत हो जाते हैं। जिस विद्वान के अनुसार जैसे जैसे मत होते हैं हम लोग उनको देखते हैं। ठीक, एक बार ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। अगर काव्य के दोष के बारे में हम आपसे कहें तो काव्य के दोष की परिभाषा की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं? जिस तरीके से दोष वही उत्पन्न होता है जो किसी कार्य में दोष उत्पन्न करे या कष्टकारक हो, वही तो दोष होता है। हाँ, कल्पना की रचना अर्थात काव्य की रचना करने में जो बाधा उत्पन्न होती है, जो बाधा उत्पन्न करने वाले कारक तत्व होते हैं, उन्हीं को हम दोष कहते हैं। जैसे आपसे सीधे सरल शब्दों में कहें, काव्य की रचना करने में जो दोष, जो काव्य की रचना में जो कमी हमको पता चले या जिसके माध्यम से काव्य आपका अरुचिकर हो जाए अर्थात रुचिकर ना हो, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप दोष कहेंगे। ठीक, यहाँ हम दोष को इस प्रकार से देख सकते हैं। अभी एक क्या कहते हैं, इनको हम लोग अभी एक तरीके से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सामान्य अगर हम कहें तो सामान्य तौर से काव्य दोष की अगर हम बात करें तो काव्य सामान्य रूप से दोष, काव्य के दोष की अगर हम बात करें मुख्य रूप से जो हम लोग जानते हैं किनके अनुसार, जो हम लोग जानते हैं आचार्य मम्मट के अनुसार क्या है, जो हम लोग अभी इसको लिखना नहीं, यहाँ ऐसे हम लोग समझना है। आचार्य मम्मट के अनुसार हम तीन ही दोष को तो मानते हैं, तीन दोष हैं, तीन दोष यही मुख्य रूप से हैं और यही सर्वमान्य हैं। यदि हम पहले दोष की बात करते हैं तो शब्द दोष हो जाता है, और दूसरे नंबर पर देखते हैं अर्थ दोष हो जाता है, और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं क्या होता है? रस दोष। ठीक, अब यहाँ आपको समझना है, यदि हम हिंदी में काव्य शास्त्र के अनुसार अपने देखें तो क्या हो जाता है? यहाँ पर हम देखें दोषों की संख्या कितनी हो जाती है? दोषों की संख्या 3 हो जाती है। ठीक, अगर 3 दोष हम देखते हैं आचार्य मम्मट के अनुसार कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यही दोष हमारे क्या होते हैं? यही दोष हमारे क्या होते हैं? सर्वमान्य मत हो जाते हैं। ठीक, सर्वमान्य मत। यहाँ पर अगर हम देखते हैं यही मम्मट के अनुसार शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, ये क्या है? दोष के मुख्य 3 भेद हैं, इन्हीं को सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन आपसे हम बताएं, अगर हम देखें इन तीनों अर्थात तीनों को छोड़कर यदि हम काव्य शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत देखते हैं, काव्य शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत देखते हैं तो क्या होता है? संस्कृत विद्वान के अनुसार, यदि हम संस्कृत विद्वान के अनुसार देखते हैं काव्य दोषों की संख्या, विद्वानों के अनुसार काव्य दोषों की संख्या, काव्य दोषों की संख्या यहाँ हम देखते हैं तो संख्या में 5 हो जाता है। ठीक, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। प्रश्न इस तरीके से बन रहे हैं, आपको पहले उत्तर से ज़्यादा तो विशेष ध्यान देना होगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक, अभी आप टीजीटी में देखे हैं या प्रवक्ता में देखे हैं, जो प्रश्न आपको देखने में तो लगता है कि आसान है, लेकिन अगर उसके आप प्रश्न के अंदर जाते हैं तब उसका भाव दूसरा होता है। तो सावधानी हमको यही अब करना होगा कि प्रश्न जैसे ही पूछ रहा है हमको उत्तर उसी के आधार पर देना है। अब यदि आपसे सर्वमान्य या सर्वमान्य मत से पूछे रस के कितने दोष होते हैं, काव्य में कितने दोष होते हैं, तो काव्य में 3 दोष होते हैं। हमने कहा अभी आचार्य मम्मट के अनुसार एक शब्द दोष होगा, एक अर्थ दोष होगा और तीसरा रस दोष होगा। अभी यहाँ हम आपसे कहें पाश्चात्य विद्वानों अर्थात संस्कृत विद्वानों के अनुसार 5 दोष हमने आपको बताया, तो यहाँ पर हम पांचों दोषों को एक बार देख लेते हैं।
अभी मुख्य रूप से। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे पहला दोष कौन सा हो जाता है, पहला दोष पद दोष हो जाता है। पहला हम क्या कहेंगे, पद दोष हो जाएगा। अगर दूसरे नंबर पर यही हम देखते हैं तो पद के बाद पदांश दोष हो जाता है। पद के बाद कौन सा दोष होगा, पदांत होगा। और पदांत के बाद यदि हम तीसरे पर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वाक्य दोष हो जाएगा। अभी टीजीटी में विवादित प्रश्न आया हुआ है, अभी आएंगे वहां पर। वाक्य दोष हो जाता है। उसके बाद फिर चौथे नंबर पर हम क्या देखते हैं, अर्थ दोष को देखते हैं। उसके बाद अगले नंबर पर अंतिम में हम देखते हैं तो रस दोष। ठीक, ये आचार्य संस्कृत विद्वानों के अनुसार है। रस के कितने दोष हो जाते हैं, 5 दोष होते हैं। लेकिन अभी यहाँ हम देख लें मम्मट के अनुसार। मम्मट के अनुसार अभी हमने आपको बताया था, यहाँ लिख भी सकते हैं, तो 3 हो जाता है। क्या क्या हो जाता है, एक पहला शब्द दोष होता है, कौन सा होगा, शब्द दोष होगा। दूसरा क्या होता है, अर्थ दोष होता है। और तीसरा क्या होता है, रस दोष। ठीक, अब आपको यहाँ पकड़ना है, यहाँ संस्कृत विद्वानों के अनुसार सर्वमान्य यही 5 हैं। अगर यहाँ हिंदी में हम अपने यहाँ देखते हैं तो मम्मट के अनुसार जो दोष हैं यही मुख्य रूप से 3 जो है प्रसिद्ध हैं, माने जाते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग इसके बाद रस की परिभाषा, दोष की परिभाषा, क्षमा कीजिएगा रस निकल जा रहा है मुंह से, तो दोष को ही पकड़ के चलना है, क्योंकि इस समय सभी की मना स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है कि कैसे अप्रत्याशित रिजल्ट आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। जबकि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिजल्ट आने पर यही लगता है कि किसका हुआ है, ये खोजना पड़ता है। बहुत किस्मत वाले हैं जो इस समय रिजल्ट में नाम आ रहा है उनका, भगवान उनके साथ हैं तभी उनका नाम आ रहा है, अन्यथा नाम आने की कोई संभावना नहीं। जिस तरीके से चल रहा है, मेरिट का तो कोई निर्धारण ही नहीं कर सकता है। जैसे प्रवक्ता में आप देखे हैं मेरिट कहाँ से कहाँ गई है, उसी तरीके से टीजीटी में भी अप्रत्याशित मेरिट जाएगी। तो वहाँ सब बातें नहीं करते हैं, जो बात बीत गई है उसको हम लोग नहीं देखते हैं, आगे जो होने वाला है इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं काव्य दोष की परिभाषा देखते हैं, तथा उसके बाद आगे आगे हम लोग जो है धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए, यहाँ काव्य दोष की अगर हम परिभाषा की बात करें, काव्य दोष की यदि हम परिभाषा की बात करें तो क्या कह सकते हैं, काव्य रचना के भावों में, काव्य रचना के भाव में बाधा उत्पन्न करने वाले, बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। ठीक, काव्य दोष कहलाते हैं। यदि हम देखें तो इनकी संख्या, आगे देखें, इनकी संख्या 3 मानी जाती है, मानी जाती है, परंतु संस्कृत विद्वानों के अनुसार, संस्कृत विद्वानों के अनुसार इनकी संख्या, संस्कृत विद्वानों के अनुसार इनकी संख्या 5 मानी जाती है। अभी इसके पहले जो आपको बताए हैं वही आपको समझना है। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, तो 5 मानी जाती है। काव्य दोषों का यदि हम आपसे कहें, अगले कथन में हम अगले में देखते हैं, काव्य दोषों का सर्वप्रथम, काव्य दोषों का सर्वप्रथम, काव्य दोषों का सर्वप्रथम भरत मुनि के,
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक, यहाँ पर आपने क्या देखा, काव्य रचना में भावों में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व क्या होते हैं, वो काव्य दोष कहलाते हैं। उसके बाद इसके अनुसार यदि इनकी संख्या हम देखते हैं तो 3 हो जाता है, परंतु संस्कृत विद्वानों के अनुसार इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या 5 हो जाती है। काव्य दोषों का सर्वप्रथम प्रयोग यदि हम देखते हैं या सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, कहाँ से, तो भरत मुनि की एक रचना आती है नाट्य शास्त्र, वहीं से काव्य दोष और काव्य गुण दोनों का यहीं से मिलता है। ठीक, इतना देख लीजिए, इतना देख लिए हो तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, एक प्रश्न आगे देखते हैं, परिभाषा हो गई तो आगे देखिए। यहाँ पर अगली बात आ जाती है, क्या हो जाता है, यदि सर्वप्रथम काव्य दोष की हम बात करें, सर्वप्रथम काव्य दोष को वामन ने माना है, वामन ने माना है। यहाँ पर हम देखते हैं काव्य दोषों को यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले किसने माना है, काव्य दोषों को वामन ने माना है। अब बताना नहीं भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष कितने हैं, तो भरत मुनि के अनुसार 10 गुण हैं तो 10 दोष भी हैं। वामन के अनुसार 20, 10 शब्दगत 10 अर्थगत माने गए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं अगली बात आपकी आ जाती है कि आचार्य एक एक लोग को अब हम देखते हैं, किनको किनको देखते हैं, आचार्य भामा को सबसे पहले यदि हम कहें तो भामा को यहाँ देखते हैं। आचार्य भामा, यहाँ पर हम देखते हैं आचार्य भामा, इन्होंने भरत मुनि की ही मान्यता का समर्थन किया है। ठीक, आचार्य भामा ने भरत मुनि के वैज्ञानिक विवेचन को ही, हाँ, भरत मुनि के विवेचन को ही क्या माना है, को ही मान्य, भरत मुनि के विवेचन की ही विवेचना की है। ठीक, यहाँ प्रश्न वो थोड़ा सा नहीं बैठ रहा है, देख लेते हैं फिर से। हाँ, आचार्य भामा ने भरत मुनि की ही मान्यता का समर्थन किया है, मान्यता का समर्थन किया है। यहाँ हम भामा जी के अनुसार देखते हैं, यदि भामा के अनुसार हम देखते हैं तो 3 दोषों को माना गया है। भामा के अनुसार 3 दोष मुख्य रूप से हैं, 3 दोष मुख्य रूप से हैं। अब यहाँ पूछा जाता है भामा के मुख्य 3 दोष कौन कौन हैं, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। एक होता है सामान्य दोष, भामा के अनुसार हम देखते हैं सामान्य दोष। दूसरा हम देखते हैं वाणी दोष, दूसरा क्या देखते हैं, वाणी दोष। और तीसरा क्या देखते हैं, अन्य दोष। अब यहाँ दोष की हम बात करें तो सामान्य ये 11 मानते हैं, अगर यहाँ हम वाणी दोष की बात करें तो 4 मानते हैं, और अन्य दोष की हम बात करें तो 11। सिर्फ आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है वाणी दोष। वाणी दोष सिर्फ भामा का कितना है, 4 है, यही आपको याद करना है, और तो याद ही नहीं करना है। इसलिए नहीं याद करना है क्योंकि 11 और 11 सामान्य में यदि हम देखते हैं 11, और वाणी में देखते हैं 4, और अन्य में देखते हैं 11, तो 4 याद करिए, 11 याद करिए, तो वाणी में सिर्फ वाणी में याद करिए 4 होगा। ठीक, अब इसके बाद हम अगले रचनाकार को देखते हैं। भामा के बाद यदि कोई आते हैं
तो मम्मट हैं। मम्मट को हम लोग देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर कौन हो जाएंगे? दूसरे नंबर पर मम्मट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर कौन है? आचार्य मम्मट। ठीक, दूसरे नंबर पर यदि हम देखते हैं तो कौन हो जाएंगे? आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट के अनुसार यदि हम देखते हैं तो क्या होता है? गुण विपर्यात, हाँ, गुण विपर्यात मनोदोषा, यही तो है आचार्य मम्मट के अनुसार। यदि हम इनके बारे में बात करते हैं तो गुण विपर्यात मनोदोषा। ठीक, यहाँ पर दोष या गुण का विपर्य अर्थात काव्य विपर्य मतलब उल्टा होता है। गुण का विपर्य जो है वही दोष हो जाएगा। तो गुण का उल्टा क्या होता है? गुण का उल्टा दोष होता है। आपसे यह प्रश्न पूछा गया है एक बार कि गुण विपर्यात मनो किसका है? तो गुण विपर्यात मनो आचार्य मम्मट जी का हो जाता है। एक प्रश्न इनसे और बनता है, आपको बताएं काव्य दोषों का यदि हम इनके पास देखें, मम्मट के अनुसार यदि हम देखें तो शायद आप देखेंगे युद्ध का प्रश्न है, काव्य दोषों की सर्वप्रथम, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या अगर हम देखते हैं तो किसने किया है? वैज्ञानिक व्याख्या आचार्य वामन ने किया है। विशेष बात, आचार्य वामन ने किया है। क्या किया है? दोषों, हाँ, यहाँ पर देखते हैं काव्य दोषों की सर्वप्रथम, यदि वैज्ञानिक शब्द जुड़ जाता है तब, वैज्ञानिक शब्द जुड़ जाने से आचार्य वामन हो जाएंगे। ठीक, और इनका कथन है, ठीक, अच्छा यहाँ होना चाहिए वामन, हमने लिख दिया है मम्मट, क्षमा कीजिएगा। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा आचार्य वामन। ठीक, यहाँ हेडिंग थोड़ा उल्टी हो गई है, तो हमको क्या समझना है? आचार्य वामन, वामन के अनुसार। अब हम देखते हैं गुण विपर्यात मनोदोषा, ये आचार्य वामन की परिभाषा है। गुण का विपर्य क्या हो जाता है? गुण का विपर्य दोष हो जाता है। यदि यहाँ काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या की हम बात करें तो वामन जी हो जाते हैं। ठीक, गुण के विरोधी, इन्हीं का कथन है, गुण के विरोधी तत्वों को, गुण के विरोधी तत्वों को, गुण के विरोधी तत्वों को दोष कहते हैं, दोष कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने बताया आचार्य वामन के अनुसार, वामन ने कहा है दोष के बारे में गुण विपर्यात मनोदोषा, काव्य दोषों की सर्वप्रथम यदि हम वैज्ञानिक व्याख्या की बात करें तो वामन जी ने किया है। और गुण के विरोधी तत्वों को हम क्या कहते हैं? वो जो है, हाँ, गुण के जो विरोधी तत्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दोष कहते हैं। ये आचार्य वामन के अनुसार है। आप याद करिए गुण विपर्यात मनोदोषा, अर्थात गुण का विपर्य जो होता है वही दोष होता है। ये परिभाषा आपसे कई बार पूछी गई है, तो इसको विशेष तौर से जानते रहें। हमने अभी क्या बताया? गुण विपर्यात मनोदोषा किसका हो जाएगा? आचार्य वामन का होगा। ठीक, उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं आचार्य मम्मट। ठीक, इसके पहले आचार्य वामन और यहाँ पर हम देखते हैं आचार्य मम्मट। मम्मट की यदि हम बात करें तो एक इनका, मम्मट के अनुसार यदि हम दोषों की संख्या की बात करें तो कितने दोष अभी हमने बताया था, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं लेकिन लिख दे रहे हैं। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। ठीक, यहाँ देखते हैं मम्मट के अनुसार, मम्मट के अनुसार यदि शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष ये होता है मम्मट के अनुसार। अब यहाँ एक परिभाषा इनकी आ जाती है, यहाँ पर हम देखते हैं जो आपसे कई बार पूछी गई है। तो क्या परिभाषा है? मुख्यार्थ, मुख्यार्थ हति, 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 मुख्यार्थ
मुख्यार्थ हतिर् निर्दोषः, मुख्यार्थ हतिर् निर्दोषो रसश्च, रसश्च मुख्य मुख्य अस्तदा श्रेया द्वयश्च। क्या है? द्वयश्च। क्या है ये आपका क्या हो जाता है? ये किनके अनुसार हो जाता है? ये मम्मट के अनुसार हो जाता है। मुख्यार्थ हति निर्दोषा रसस् मुख्य अस्ताश्रयश्च, ये जो है किसके अनुसार हो जाता है? आचार्य मम्मट के अनुसार होता है। यदि आपसे पूछे किस रचना से लिया गया है, तो काव्य प्रकाश मम्मट की प्रसिद्ध पुस्तक है काव्य प्रकाश, वहीं से लिया गया है। अर्थात जो काव्य रसानुभूत में बाधक हो, अर्थात जो काव्य रस में बाधित हो और या जिनके द्वारा उक्त मुख्य अर्थ को समझने में किसी भी प्रकार की यदि आपको रुकावट आती है, तो क्या समझना है? ये आपको मुख्य अर्थ में जो रुकावट पैदा हो, जिसके माध्यम से हम मुख्य अर्थ को ना समझ पाए, तो आचार्य मम्मट ने वही हमको बताया है। ठीक, अब आचार्य मम्मट के अनुसार यदि आपसे पूछे, अभी हमने बताया वामन के अनुसार आपको कितने दोष याद करना है? वामन के अनुसार तो दोष नहीं ऐसे बताए गए हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो भामह के अनुसार 3 बताए गए हैं, एक सामान्य, दूसरा वाणी और तीसरा अन्य। सामान्य में 11 भेद, वाणी में 4 भेद और अन्य में 11 भेद, यहाँ याद करना। और यहाँ हम देखते हैं आचार्य मम्मट के अनुसार यदि हम देखते हैं तो शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष ये हो जाते हैं। ठीक, चलिए वामन के अनुसार यदि हम दोषों की संख्या देखते हैं तो 20 हमको माना गया है, हम मानते हैं 20। ठीक, चलिए अगली रचनाकार आ जाते हैं। अगले रचनाकार एक आ जाते हैं अग्नि पुराणकार। कौन है? चौथे नंबर पर यदि हम देखते हैं तो अग्नि पुराणकार। इनके अनुसार हम दोष की यदि बात करते हैं, दोष की एक परिभाषा आती है इनके अनुसार, जो हम इस प्रकार से देखते हैं कि इनके अनुसार अग्नि पुराणकार के अनुसार हम देखते हैं उद्वेग जनो दोषा। क्या है? उद्वेग जन को दोषा। क्या है? उद्वेग जन को दोषा। ये किसके अनुसार है? ये हम कहते हैं अग्नि पुराण का के अनुसार, अर्थात काव्य में। क्या इसका अर्थ है? अर्थात काव्य में उद्वेग, काव्य में क्या है? उद्वेग करने वाले कारक को, उद्वेग करने वाले कारक को दोष कहते हैं, दोष कहते हैं। ठीक, यहाँ पर उसके बाद एक मुख्य रूप से अगले रचनाकार आ जाते हैं जिनको हम लोग ज्यादा मानते हैं। ज्यादा जैसे क्या है, इनका कई बार पूछा गया है। आचार्य विश्वनाथ रसापकर्ष दोषा, रसा अपकर्ष दोषा। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं रसा अपकर्षा दोषा। रस का अपकर्ष, अर्थात रस का अपकर्ष जहाँ हो जाए वहाँ रस दोष होता है। रस का अपकर्ष जहाँ हो जाए वहाँ रस दोष होता है, रस दोष होता है। ठीक, इसको देखिए। हाँ, विश्वनाथ के अनुसार रसापकर्ष दोषा क्या हो जाएगा? ये विश्वनाथ के अनुसार पूछा गया है। अगला हम लोग देखते हैं, अब यहाँ तक हो गया है क्योंकि हिंदी के जो हैं ये सब इनके अनुसार हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं संस्कृत में जो दोष माने गए हैं। संस्कृत में यदि हम देखते हैं, आपको पहले बता चुके हैं, तो एक एक करके हम लोग
देख लेते हैं। पहले नंबर पर हो जाता है पद दोष। ठीक, अब पद दोष के अंतर्गत जितने भी दोष आते हैं आपको यहाँ देखना होगा। यहाँ क्या देखना है, यहाँ अगला है श्रुत कटुत्व दोष। पहला क्या हो जाएगा, इसी में देखना है आपको, श्रुत कटुत्व दोष पद दोष के अंतर्गत आएंगे। अगला है च्युत संस्कृत दोष। आगे इनमें हम लोग विस्तृत से देखते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं च्युत संस्कृत दोष। फिर उसके बाद क्या होता है, निहार्थ दोष। क्या हो जाता है, अगला हम देखते हैं कौन सा, निहितार्थ दोष। निहितार्थ। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, अगला हो जाएगा अनुचितार्थ दोष। अनुचितार्थ। अनुचितार्थ के बाद हो जाता है निरर्थक दोष। यहाँ दोष नहीं लिख रहे हैं, निरर्थक ही इतना समझ लीजिएगा। निरर्थक। निरर्थक के बाद अवाचक, मुख्य रूप से अवाचक और अश्लीलत्व। दोष, अश्लीलत्व दोष। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ होता है ग्राम्य दोष। ग्राम्य दोष। ग्राम्य दोष के बाद संदिग्ध। संदिग्ध के बाद अप्रयुक्त। अप्रयुक्त और नेयार्थ। अप्रयुक्त के बाद नेयार्थ। अगला है असमर्थ। असमर्थ। और अगला है क्लिष्ट। ठीक, ये क्लिष्ट दोष। यहाँ पर देखिए, जो मुख्य रूप से आपको यही देखना है कि पद दोष में क्या हो जाता है। श्रुत कटुत्व दोष मुख्य रूप से जानना है, च्युत को जानना है, और यहाँ अवाचक अश्लीलत्व दोष को यहाँ जानना है, ग्रामत्व को जानना है, संदिग्ध को जानना है, और क्लिष्ट को जानना है। यहाँ पर पदांश में यदि हम देखें और मुख्य रूप से हैं, लेकिन अभी आप यहाँ इतना ही जानिए। पद दोष के अंतर्गत बहुत कम मिलते हैं, वहाँ नहीं देखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं वाक्य दोष। ये थोड़ा सा विवादित, यहाँ एक प्रश्न भी आया था, कहाँ आया था, टीजीटी में, उस पर अभी विचार करते हैं। ठीक, वाक्य दोष में यदि हम देखें तो प्रतिकूल वर्ण हो जाता है। कौन सा, पहला प्रतिकूल वर्ण पहला। दूसरा दोष जानना है, फिर न्यून पदत्व। न्यून पदत्व। और अगला है अधिक पदत्व। न्यून पदत्व, अधिक पदत्व और कथित पदता। कथित पदत्व। और उसके बाद भग्न छोड़ देंगे, इसको प्रतिकूल ये भी छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं, यही इतना जानिए, न्यून पदत्व और अधिक पदत्व। बाकी उन सब में बहुत आवश्यक नहीं है। देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अर्थ दोष को तीसरे नंबर पर देखते हैं। अर्थ दोष। अब जो आधार हम आपको बता रहे हैं, ये पुस्तक बलदेव उपाध्याय की है, लेकिन एक पुस्तक वाईपी सिंह की आती है। वो अभी जो हम आपको बताएंगे, पुनरुक्त दोष जो आया था टीजीटी में, अगर बलदेव उपाध्याय में आप देखेंगे तो अर्थ दोष में मिलेगा, लेकिन वही वाईपी सिंह में देखेंगे तो वाक्य दोष में। आपको इतना समझना है। क्या समझना है, अभी एक पुनरुक्त दोष आया था, वाईपी सिंह की पुस्तक में देखते हैं तो वाक्य दोष में है, लेकिन अगर बलदेव उपाध्याय की पुस्तक में हम देखते हैं तो कहाँ पर, अर्थ दोष में आएगा। तो आइए, अर्थ दोष 23 होते हैं, उनमें कुछ हम लोग देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा, कष्टार्थक। अब दोष समझना है, कष्टार्थक हो गया। उसके बाद अगला है व्याहत, दूसरा है व्याहत, और अगला है पुनरुक्त। इसके बारे में हमने आपको बताया है कि बलदेव उपाध्याय में अर्थ दोष में है, लेकिन ये जो है यहाँ वाक्य दोष में है, वाईपी सिंह की पुस्तक में। ठीक है, अगला है ग्रामत्व। ठीक, यहाँ क्या है, ग्रामत्व है। और उसके बाद संदिग्ध है। कुछ दो जगह मिलते हैं तो ध्यान देना है, यहाँ पर संदिग्ध दोष हो जाएगा। और क्या है, अश्लीलत्व, वहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, अर्थ दोष में भी मिलता है, थोड़ा अंतर यहाँ पर हो जाता है। ठीक,
संदिग्ध यहाँ भी मिलता है। संदिग्ध के बाद यदि हम कहें विद्या विरुद्ध और उसके बाद अश्लीलत्व, जबकि यहाँ भी मिलता है और पद दोष में भी मिलता है, अर्थ दोष में भी मिलता है। ठीक। अब प्रकाशित विरुद्ध, अगला है प्रकाशित विरुद्ध। ये आपको हम स्रोत अपना बता दे रहे हैं, कहाँ से आपको हम लिखवा रहे हैं, तो बलदेव उपाध्याय जी की पुस्तक है, उसी में ये दिया गया है। ठीक। उसके बाद यहाँ हम चौथे नंबर पर देखते हैं रस दोष। ठीक। चौथे नंबर पर रस दोष देखते हैं। रस दोष में ऐसा कोई बहुत विस्तृत नहीं मिलता है। उसके बाद पांचवें नंबर पर एक कौन सा बच जाता है, पदांश दोष। पदांश दोष में भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि दोष के बारे में हम लोग इतना जान चुके हैं। अब आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग क्या देखते हैं, अगली क्लास में इन एक एक दोषों को परिभाषा तथा उनके उदाहरणों के साथ हम लोग देखते हैं। ठीक। आज की क्लास में यदि हम देखें, आपसे एक बार दोहराव कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग देखें क्या क्या है। तो हमने आपको सबसे पहले दोष के बारे में बताया कि दोष सबसे पहले यदि देखा जाए काव्य की रचना या भावों में जो बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दोष कहते हैं। यदि मुख्य रूप से दोष की बात करें तो 3 माना जाता है, जो कि शब्द, अर्थ और रस दोष है। किसके अनुसार ये माने जाते हैं, मम्मट के अनुसार माने जाते हैं। उसके बाद आचार्य भामा के अनुसार हम कहें तो सामान्य वाणी और अन्य दोष माने जाते हैं, ये भामा के अनुसार है। ठीक। अगर आपसे हम कहें सबसे पहले दोष हमको कहाँ प्राप्त होता है, किस रचना में, तो भरत मुनि की नाट्यशास्त्र एक रचना है, उसी में सबसे पहले दोष को हम लोग पाते हैं। ठीक। उसके बाद आपसे हम कहें काव्य दोषों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या किसने किया है, तो काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या जो है वामन ने किया है। उसके बाद अगला हम आपसे कहें मुख्यार्थ हर्तिर निर्दोषा। ये मुख्य अर्थ हर्तिर दोष, मुख्य अर्थ में जो दोष उत्पन्न हो जाए वहाँ क्या होगा, वो मम्मट के अनुसार परिभाषा हो जाती है। अभी हम आपसे कहें गुण विपर्यात मनोदोषा। गुण का विपर्य जहाँ हो जाता है वहाँ भी दोष होता है, किसने माना है, वामन ने माना है। उद्वेग जन जो है किसने माना है, तो उद्वेग जन अग्निपुराणकार ने माना है। रस अपकर्षा दोषा, आचार्य विश्वनाथ ने रस का अपकर्ष जहाँ हो जाता है वहाँ पर दोष उत्पन्न होता है, किसने माना है, ये आचार्य विश्वनाथ ने माना है। हमने आपको बताया संस्कृत विद्वान के अनुसार 5 हैं, जो कि पहला पद दोष होता है, दूसरा पदांत दोष होता है, तीसरा वाक्य दोष होता है और चौथा अर्थ दोष होता है, 5वां रस दोष होता है। तो हम लोग कुछ पद दोष के अर्थ, पद दोष और अर्थ दोष के कुछ एक में मिलते हैं, जो थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है। कुछ पुस्तकों में ऐसे विवादित दिए हैं कि क्या ही बताया जाए, आप भी भ्रमित होते हैं, जो पढ़ाता है वो भी भ्रमित होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं। कल की क्लास में आपसे फिर मिलेंगे इन दोषों में विस्तृत चर्चा लेके। इनके सभी प्रकार को हम लोग देखते हैं, परिभाषा तथा इनके उदाहरण, जो उदाहरण आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।